एवरीवन, ये मेरा 10वां लेक्चर है ऑन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। मैंने 9वां लेक्चर में बताया अबाउट बोरिक एसिड एंड बोरेक्स। आज वो ग्रुप 13 का लास्ट क्लास था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप 14 और ग्रुप 14 को हम लोग बोलते हैं कार्बन फैमिली। लिखेंगे कि ग्रुप 14 consists of कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन and lead. They have NS2 NP2 configuration in वैलेंस सेल। हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 14 के जितने भी एलिमेंट्स है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होता है, इसीलिए इसका वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP2। हम लोग देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ग्रुप 14। तो इसमें पहला एलिमेंट है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 और 2p2। ये सबसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सेल वाइज करेंगे तो लिखेंगे 2 और 4। फिर सिलिकॉन 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। लिखेंगे 2 8 और 4। सिलिकॉन के बाद आता है जर्मेनियम 32, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। लिखेंगे इसको 2 8 18 और 4। जर्मेनियम के बाद आता है टीन 50, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p2। इसको भी लिखेंगे 2 8 18 18 और 4। 3 के बाद लास्ट है लेड Pb, एटॉमिक नंबर 82, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 और 62। लिखेंगे 2 8 18 32 32 और फिर 18 और फिर 4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हम लोग देख सकते हैं कि सबका NS2 NP2 मतलब 6s2 6p2 5s2 5p2। यहाँ भी देख सकते हैं आप 2s2 2p2 3s2 3p2 और 4s2 4p2। मतलब ये जो मैंने लिखा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 और NP2 होता है, आप ये देख सकते हो। सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 4, ये भी 4 और यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 है। अब बात करते हैं इसका abundance एंड occurrence। तो बोलेंगे इसमें
कि कार्बन जो है ये 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बाय मास इन Earth's crust. It is widely distributed element. ये बहुत वृहद रूप में पाया जाता है. It is widely distributed element in nature in combined state as well as in free state. In free state it occurs as diamond, coal, graphite, and in combined state present as metal carbonates, hydrocarbons and CO2. देखेंगे कि सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट abundant element by mass in Earth's crust. It is mainly present as silica, molecular formula SiO2, and silicates. Germanium, tin and lead are found in traces. कम मात्रा में पाया जाता है. Sn is present as SnO2, tin oxide, and Pb is present as PbS, लेड सल्फाइड. इसी को हम लोग गैलेना भी बोलते हैं. अब बात करते हैं हम लोग इसका जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इन ग्रुप 14. हम लोग देखने जा रहे हैं जनरल ट्रेंड्स इन वेरिएशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज in group 14. The first one is atomic and ionic radii. हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अटोमिक एंड आयोनिक रेडियाई घटता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है. तो अभी से ग्रुप 13 और 14 में कंपेयर करेंगे तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज छोटा होगा दैन दैट ऑफ ग्रुप 13. तो लिखते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 हैव स्मॉलर atomic size than that of corresponding elements of group 13 due to greater effective nuclear charge. मैंने बताया है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड स्टार, और इसको हम लोग निकालते हैं एटॉमिक नंबर माइनस शिल्डिंग इफेक्ट, मीन्स जेड माइनस सिग्मा. और जेड जो होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज मीन्स एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
और सिग्मा जो होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नया नया सेल का एडिशन होगा। मैंने अभी बताया था कि आप देखे थे कि KL, KLM, KLMN, तो नया नया सेल का एडिशन होता है, इसलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाता है। तो लिखेंगे कि इन मूविंग हम लिखेंगे इन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस? क्योंकि ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। लिखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज लिख दें इंक्रीज कर जाएगा। क्यों करेगा बच्चा? क्योंकि नया नया सेल का एडिशन होगा। आप देख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 2 4, इसका 14 तो 2 8 4, फिर 2 8 18 4, तो KL, KLM, KLMN ये बढ़ते जाएगा नया नया सेल, इसलिए एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड, आयोनाइजेशन इंथैल्पी या इसी को बोल सकते हैं एनर्जी, जिसको डिनोट करते हैं I.E से। अब आप जानते हैं कि जब डाउन द ग्रुप जाएंगे हम लोग तो हम लोग जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाते हैं तो एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज घटने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से एटॉमिक साइज घटता है। एटॉमिक साइज के घटने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। सर कैसे कि एटॉमिक साइज घटने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे बढ़ेगा? जब एटॉमिक साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी को ही तो बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे ही हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अलोंग द पीरियड जाने से एटॉमिक साइज छोटा हो रहा है, तो एटॉमिक साइज छोटा होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 हैव higher ionization enthalpy than that of elements of group 13। अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो अभी मैंने बताया आपको कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ जाता है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ने से न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ेगा तो उस इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप 14 the value of ionization enthalpies क्या कर जाएगा? डिक्रीजेस। क्यों? तो ड्यू टू इंक्रीजिंग क्या चीज? एटॉमिक साइज। अगर हम लोग देखें तो रेगुलर देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन एक फैक्टर देखेंगे यहाँ पे कि टीन और लेड में जब कंपेयर करेंगे तो लेड का कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है। टीन से ज़्यादा लेड का आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि Pb के पास 4f इलेक्ट्रॉन है। 4f इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए टीन से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लेड का होता है। क्यों? तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट
shielding effect of 4f इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। थर्ड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं कि वैसा एबिलिटी या टेंडेंसी जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उस टेंडेंसी को हम लोग इन कोवैलेंट बॉन्ड। तो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम और एलिमेंट टू पुल और अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जितना साइज छोटा होगा मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से खींच पाएगा, मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो हम लोग अभी बताएं कि अलॉन्ग द पीरियड जाने से साइज घटता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑब्वियसली क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ग्रुप 13 और ग्रुप 14 में कंपेयर करना पड़े कि किसका आयोनाइजेशन किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली ग्रुप 14 का ज़्यादा होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप क्या चीज 14, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 आर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव than that of किसे, तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 and then that of elements of group 13। बोले अगर कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, तो डाउन द ग्रुप जाने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो घट जाएगा। क्यों घटेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने का कारण है क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या करेगा, घट जाएगा, मीन्स उस इलेक्ट्रॉन को खींचने में उतना प्रॉब्लम होने लगेगा। तो लिखेंगे कि इन मूविंग डाउन द ग्रुप, in moving down the group, the value of electronegativity decreases। Why? तो due to increasing atomic size। लिखेंगे कि in group 14 the value of electronegativity in group 14, the value of electronegativity in group 14, the value of electronegativity from silicon to lead are almost same। अगर बात करें कि एलिमेंट ले लें, एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू ले लें, कौन कौन इसमें एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इसका होता है 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9। देख लीजिए डाउन द ग्रुप जाने से क्या मैंने बताया कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटना चाहिए। लेकिन यहाँ देखते हैं कि जर्मेनियम, टीन और लेड में कि डी और एफ इलेक्ट्रॉन का शेल्डिंग इफेक्ट पुअर, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, तो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा। तो इसलिए ना घटेगा ना बढ़ेगा, करीब करीब सेम हो गया। लेकिन जब टीन और लेड में बोले तो इसमें 4f इलेक्ट्रॉन आता है, 4f का शेल्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा पुअर होता है, जिसके कारण न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच पाएगा। तो इसीलिए यहाँ लेड का हल्का सा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू बढ़ गया। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक कैरेक्टर। आपको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड जाने से क्या होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट जाता है। तो ग्रुप 13 और 14 में ज़्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑब्वियसली 13 होगा। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 are less electropositive than that of group
13 एलिमेंट्स। अगर बात करें कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होगा, तो लिखेंगे इन मूविंग डाउन ए ग्रुप या डाउन द ग्रुप द electropositive character, जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। वाई, तो ड्यू टू डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा मीन्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर पड़ जाएगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज कर पाएगा, मीन्स मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर देखें हम लोग कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, तो ये दोनों मेटालाइट्स हैं, ये दोनों मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है। अब बात करते हैं इसका फोर्थ फिफ्थ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखेंगे कि द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एग्जिबिट करना मतलब होता है शो करना, प्रदर्शित करना, एग्जिबिट +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एग्जाम्पल बता दिए तो, जैसे SnCl2, PbCl2, PbO2, PbO, SnO, GeO2, GeO, PoO2 etc। सब में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। देखिए X, एक क्लोरीन का -1 तो 2 0, X -2 0 तो X = +2। यहाँ भी देखिए X -1 × 2 0, X -2 0 दैट इज X = +2। यहाँ भी देखिए X -2 × 2 0, X -4 0 तो X = +4। यहाँ भी देखिए X -2 0, X = +2, X -2 0, X = +2, X -2 × 2 0, X -4 0, X = +4। यहाँ भी देख लीजिए X -2 0 तो X = +2। यहाँ भी देख लीजिए X -2 × 2 0, X -4 0 तो X = +4। अब बात करते हैं कि जब हम लोग लिखेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस। क्यों है, क्यों इंक्रीज कर जाएगा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है स्टेबिलिटी +2 का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 14 का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है और पुअर शेल्डिंग इफेक्ट होने के कारण D और F इलेक्ट्रॉन का जो S इलेक्ट्रॉन वैलेंस S इलेक्ट्रॉन का जो है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इसलिए S अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये 2 ठो नहीं दिया बॉन्डिंग में भाग लेने, तो सिर्फ P का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेने देगा, इसीलिए +2 का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। मीन्स कैसे, तो जर्मेनियम से ज्यादा टीन और टीन से ज्यादा लेड, इधर जाने से स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, वाइल जबकि स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में
बता चुका हूं मैं इसके बारे में कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फिर भी बता देता हूं कि द रिलक्टेंस और इनर्टनेस ऑफ वैलेंस s इलेक्ट्रॉन्स to participate in bonding is called inert pair effect. मीन्स जो s के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस s इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में जो s इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं देते हैं, इसी घटना को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम लोग जानते हैं कि NH2 होता है, क्योंकि देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने बताया था कि थैलियम में जो होता है वो पोलोनियम में d इलेक्ट्रॉन भी आता है और f इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो p के इलेक्ट्रॉन को s जो है वो शील्ड कर देता है, लेकिन s के इलेक्ट्रॉन को अंदर d और f इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए s अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देता है, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन उस पर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए सिर्फ p का इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, s का इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसी को हम लोग कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक क्वेश्चन कि PbCl2 SnCl2 और PbCl2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। बताइए कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अभी मैंने बताया कि टीन और लेड में ज्यादा +2 में कौन स्टेबल होगा, ऑब्वियसली लेड होगा। इसका मतलब कि लेड ज्यादा स्टेबल है SnCl2 और PbCl2 में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा कि PbCl4 और PbCl2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो क्या होगा बताइए आप ही, क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली PbCl2 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि Pb जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और कार्बन जो है वो ग्रुप इसमें 14 में वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, C+2+4 नहीं, निगेटिव भी। जैसे तक एग्जाम्पल बता दीजिए तो CH4 निकालिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X, एक हाइड्रोजन का +1 तो 4 है, तो X +1 × 4 तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अब हम लोग बात करते हैं इससे पहले बात कर लेते हैं कैटेनेशन का क्या होता है। कहते हैं अबाउट कैटेनेशन। कैटेनेशन एक सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी या प्रॉपर्टी है, मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ने की जो गुण है उसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। तो लिखेंगे कि द tendency or ability of an atom or element to link with one another. The tendency of an atom or element to link with one another through covalent bond, forming rings or chains। क्या करता है कि रिंग और चेन का निर्माण करता है। The tendency or ability of an atom or element to link with one another through covalent bond forming rings or chains each called, उसी को हम लोग कहते हैं कैटेनेशन। मीन्स इसको दूसरे शब्दों में बोले तो बोल सकते हैं सेल्फ लिंकिंग, एक दूसरे से जुड़ने का गुण, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। बोलेंगे कि इन मूविंग डाउन ए ग्रुप 14 द कैटेनेशन टेंडेंसी डिक्रीज कर जाता है। क्यों? तो ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जब बॉन्ड ही टूट जाएगा तो ऑब्वियसली कैटेनेशन टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, कैटेनेशन नहीं शो कर पाएगा। तो हम लोग दो चीज़ दिखा देते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं बॉन्ड और एक तरफ करते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। ये बॉन्ड इंथैल्पी क्या होता है सुनिए। एक मोल गैसियस आइटम को गैसियस फ्रैगमेंट में तोड़ने के लिए
जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। कि एक मोल गिवन बॉन्ड को गैसियस फ्रैगमेंट में, जैसे Cl में तोड़ने के लिए, ओके, O2 O में तोड़ने के लिए, N2 N में तोड़ने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी जो है वो बढ़ता है, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घटता है। तो डाउन द ग्रुप जाने से हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज के बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी घट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम जर्मेनियम, और फिर है टीन और टीन। अब देख लीजिए इसका होता है प्लस 348 किलो जूल पर मोल, 348, इसका होता है 297 किलो जूल पर मोल, इसका होता है 260 किलो जूल पर मोल, और इसका होता है 240 किलो जूल पर मोल। देख लीजिए डाउन द ग्रुप गए तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी घट गया और ऑब्वियसली कैटेनेशन एबिलिटी भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। मीन्स ऐसे दिखा सकते हैं कि कार्बन का बहुत ज़्यादा किससे, सिलिकॉन से, सिलिकॉन का ज़्यादा किससे, जर्मेनियम से, और जर्मेनियम और टीन का करीब करीब जो है वो सेम होगा। इधर जाने से कैटेनेशन एबिलिटी जो है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कौन शो करेगा, कार्बन शो करेगा। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अबाउट जनरल ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ओके, एटसेट्रा। थैंक यू।